नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं को फेल करने की एक साजिश चल रही है, जिसे सफल नहीं होने दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया से विशेष संवाददाता सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में पेपर लीक की तमाम घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने पटवारी की पहली बड़ी परीक्षा सकुशल संपन्न करा ली है। 1,03,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और राज्य सरकार की जो कोशिश थी इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा, हालांकि ये सकुशल संपन्न हुई। हमारे साथ कई मुद्दों पर, विशेषकर युवाओं के मसले पर बात करने के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आयोग की पटवारी परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई, हालांकि इसके पीछे तमाम बाधाएं डाली जा रही थी, इसको लेकर तमाम माहौल बनाया जा रहा था। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या माना जाए कि अब इसी पैटर्न पर और गति से युवाओं की परीक्षाएं होंगी और निर्विवाद रूप से कोई उसमें बाधा नहीं होगी? मैं सबसे पहले तो जिन युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया है उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबको शुभकामनाएं कि वो तमाम संदेह लोगों ने पैदा करने का प्रयास किया, तमाम प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या 1,03,000 हमारे बेटे बेटियों ने, भाई बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया। और हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं वह इन नौजवानों के, इन हमारे बेटे बेटियों के, भाई बहनों के, परीक्षा में भाग लेने वालों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने मकसद हल करना चाहते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि ये परीक्षाएं न हों और ये परीक्षाएं टलती रहें। इस प्रकार का एक माहौल बन जाए कि अगले 4-5 सालों में कोई भी परीक्षा यहाँ आयोजित ना हो। और इसीलिए मैंने सभी युवाओं से, परीक्षा में भाग लेने वाले भाई बहनों से सबसे अपील की थी कि सारे लोग परीक्षा में आएँ और हम निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से उनकी परीक्षाएं होंगी। और हमने नकल अध्यादेश यहाँ पर लागू कर दिया है। अब सारी परीक्षाएं जो कैलेंडर जारी किया गया है उस कैलेंडर के अनुरूप होंगी और शांतिपूर्ण तरीके से जो कल का पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ है उसके लिए मैं आयोग को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, प्रशासन के लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हालात थोड़ा खराब जैसे बना दिए गए थे, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया था, उस माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री जी, आप सामान्य तौर पर बड़ा सौम्य और बड़ा मिलनसार तरीके से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को लगता नहीं कि कोई मुख्यमंत्री है। पर कल हमने जो कालसी में आपको सुना, आप बड़े का आक्रामक अंदाज में थे। आपने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा कि बताइए परीक्षाएं कब की हुई, ये घपले में कब के पकड़ रहा हूं और मेरे अलावा कौन करेगा। तो एक कल आपका नया अंदाज दिखा और इसमें एक आपने बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की। आखिर इसमें आपका आशय क्या था? देखिए, इसके पीछे मेरा हेतु केवल इतना सा है कि हमारे जो नौजवान हैं, परीक्षा में भाग लेने वाले भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे, उनके समय को कोई बर्बाद न करे। अगर कोई परीक्षाएं 4 साल तक, 5 साल तक अगर नहीं होंगी तो आप बताइए कि उन बच्चों के साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा, जिनकी आयु निकल जाएगी। वो कैसे परीक्षा में भाग ले पाएंगे? उनका पूरा जीवन, पूरा समय चला जाएगा। उनकी भी इनको चिंता नहीं है। जो लोग हमारे इन बच्चों को, इन नौजवानों को, सबको भटकाना चाहते हैं, मैं इसीलिए कल जो मैंने कहा है और मैंने बहुत साफ मन से कहा कि भाई आखिर किस बात का विरोध? इस बात का विरोध कि हमने नकल का अध्यादेश लाए हैं, इस बात का विरोध कि पहली बार इन परीक्षाओं की जांच हुई है, क्या इस बात का विरोध कि जो परीक्षाएं में घपला पाया गया, घोटाले पाए गए, पेपर लीक पाया गया, उसको हमने निरस्त किया है, इस बात का विरोध है? मैंने कहा जो छात्र चाहते थे कि इसका नकल अध्यादेश लागू हो, हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया। छात्र चाहते थे कि ये क्वेश्चन बैंक दोबारा बदला जाए, आयोग ने उसको बदल दिया। छात्र चाहते थे हाईकोर्ट की जज से जो है उसकी जांच करवाई जाए, वह भी हो गया। लाठीचार्ज हुआ और जो भी पुलिस के द्वारा अगर गलत काम हुआ है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की जांच जो है हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम उन्हें पटवारी की भर्ती में आने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बस की सेवा करी है। हमने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को, चूंकि दोबारा परीक्षा में शामिल होना पड़ रहा है,
और ये कोई सामान्य बात नहीं है कि 1 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा हो गई। और कुछ लोगों ने अंत तक समय तक ये प्रयास किया कि लोग परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा शांतिपूर्ण हो गई, निष्पक्ष तरीके से हो गई, तो कुछ लोग यह कहने लगे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि आप राजनीति करिए, आप कुछ और करिए, लेकिन हमारे इन बेटे बेटियों को, इन भाई बहनों को आगे मत करिए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। सर, अभी जो आपके निर्देशों पर एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें एजेई पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक, इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें सर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या कोचिंग संचालक भी अरेस्ट हो रहे हैं और उनकी भूमिका डाउटफुल है। तो क्या वो, ऐसा नहीं लगता कि नेक्सस तैयार कर रहे हैं बच्चों में कि वो परीक्षाओं का विरोध करें ताकि उनकी कोचिंग सेंटर चलते रहे, या उनके जो दूसरे निहितार्थ इसमें छुपे हैं वो इसका लाभ लेते रहे, और भविष्य में इनसे निपटने के लिए आपको लगता है कितनी सख्ती की जरूरत है? देखिए, जो भी हमारे इन बच्चों के भविष्य के बीच में आएगा, सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। और मैं जानता था पहले दिन से कि जब हमने ये फैसला लिया था कि हम इन भर्ती परीक्षाओं में जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ जो भी कानूनी वैध तरीके से जितनी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। तो हमें उसी दिन से मालूम था कि ये लोग इस प्रकार के कृत्य करेंगे, इस प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे के सारे बेनकाब होंगे और सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बच्चों का समय और पैसा, उनके माँ बाप का बर्बाद करने की भी किसी को जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, राजधानी में जो बेरोजगार छात्र संघ के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है, पर अभी भी उनका धरना जारी है कुछ मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से सीबीआई है। हालांकि पूर्व में कोर्ट कह चुकी है कि एसआईटी की जांच ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई ही विकल्प हो सकता है, या मौजूदा समय में जो एसआईटी की जांच है वो पर्याप्त है? देखिए, मैं बच्चों की बात तो यह है कि जब वो कहते हैं कि सीबीआई करवाइए, तो एक तो माननीय न्यायालय ने पहले ही यह कह दिया कि सीबीआई की बजाय जो राज्य की सरकार, राज्य का पुलिस प्रशासन इसमें काम कर रहा है, वह जांच ठीक प्रकार से कर रहा है। और मामला हाईकोर्ट में गया था, वो मामला वहां से निक्षेपित हो गया। माननीय न्यायालय ने सरकार को कहा, उन दूसरी पार्टी जो गई थी उनको भी कहा कि यह जांच ठीक प्रकार से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे बहुत हंसी आती है, ये हास्यप्रद है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि दिल्ली में कि ये सीबीआई जो है केंद्र सरकार का तोता है। अब वो तोता उत्तराखंड के अंदर कैसे अच्छी जांच कर लेगा? ये केवल छात्रों को बरगलाने का, भरमाने का एक कुत्सित प्रयास है। और यह प्रयास केवल इतना भर है कि अगले 4-5 सालों तक जो भर्तियां हमारे यहाँ 20,000 30,000 भर्तियां होनी है सरकारी, वो भर्तियां रुक जाएं और यहाँ पर एक अस्थिरता का माहौल बने, अव्यवस्था का माहौल बने, सड़कों पर आए, न कि अपने एग्जामों की तैयारी करें। इसलिए हमने कहा है कि हम सारे एग्जाम समय पर करवाएंगे। सारा जो कैलेंडर हमने घोषित किया है, आयोग ने घोषित किया है, उसके अनुरूप हमारी सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी। सर, छात्रों के आंदोलन में कांग्रेस को बड़ा इंटरेस्ट है, उनके सारे बड़े नेता आ रहे हैं। वैसे तो उनमें मनमुटाव है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पर छात्रों के प्रदर्शन में वो सब साथ हैं, एक साथ चल रहे हैं। हरीश रावत जी की तो तबीयत भी बिगड़ गई थी। तो आपको क्या लगता है कि छात्रों की आड़ लेकर कांग्रेस इस विषय पर राज्य सरकार को घेरने के लिए, आपको घेरने के लिए कोई योजना बना रही है? यह तो देखिए, जिस दिन छात्रों का आंदोलन हुआ था और जिस प्रकार से हिंसात्मक उसके अंदर चीजें आई थी, पथराव हुआ था, ये छात्र कदापि नहीं कर सकते। छात्र इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं कर सकते। मैं मानता हूं मेरे उत्तराखंड के हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन इस प्रकार के हिंसा पर उतारू होने वाले लोग नहीं हैं। उनको अपने करियर में आगे जाना है। ये हिंसा करने वाले लोग कौन थे और अगले दिन किस प्रकार से उन्होंने त्वरित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर कॉल करी कि जगह जगह पुतले जलाए जाएं, जगह जगह सरकार का विरोध किया जाए। तो उनकी मंशा पहले दिन से ही थी और उनको पता है कि उनके स्वयं के कहने पर कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आने वाला है, कोई विरोध प्रदर्शन करने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार सही दिशा पर काम कर रही है। सरकार जो अच्छा हो सकता है वह काम कर रही है। इसलिए उन्होंने छात्राओं के कंधों पर बंदूक रखने की कोशिश की है, उनको भरमाने की कोशिश की है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, आप छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, विशेषकर प्रतिभागी प्रतियोगी छात्रों को जो पहाड़ से देहरादून या हरिद्वार आते हैं तैयारियों के लिए? और दूसरा, आज छात्रों ने आपको धन्यवाद भी दिया है कि नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पहले लाए और परीक्षा से भी पहले लेकर आए, इस पर उन्होंने आपका धन्यवाद भी किया है। देखिए, मैं सभी छात्र छात्राओं से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बेटे बेटियों से, भाई बहनों से
सबसे कहना चाहता हूं कि नकल का अध्यादेश अब आ चुका है, नकल अध्यादेश लागू हो चुका है। सारी ही परीक्षाएं अब नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर हमने बनाया है और यह केवल और केवल ऐसे छात्र छात्राएं जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, आगे आ सकते हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बना सकते हैं, उन्हीं के लिए हम उन्हीं की भलाई के लिए ये कानून लेकर आए हैं। अब सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। इसलिए सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाएं। किसी भी मनगढ़ंत लोगों को भरमाने वाली भ्रामक समाचारों की ओर बिल्कुल ध्यान न दें। जो पूर्व में हुआ है उसको पूरी तरह से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और कल की परीक्षा इसका एक प्रमाण है कि शांतिपूर्ण परीक्षा हुई है और पारदर्शिता से हुई है। आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सब कैलेंडर जो आयोग ने जारी किया है कैलेंडर के अनुरूप होंगी, पारदर्शिता से होंगी। सभी मेरे बेटे बेटियां, मेरे भाई बहन अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटें। हमारा प्रयास होगा कि जितने भी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं, जितने पद रिक्त हैं, सभी पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने युवाओं के मसले पर बहुत बेबाक अपनी टिप्पणी की और आश्वस्त किया है प्रदेश के युवाओं को कि वे निश्चिंत होकर मेहनत से तैयारी करें। सरकार उनके वाजिब हकों पर किसी भी अवांछनीय तत्व को हावी नहीं होने देगी और ये सुनिश्चित कराएगी कि हर प्रतिभावान युवा को मौका मिले और साथ ही रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां हो ताकि युवाओं को मौका मिले। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष के खिलाफ चल रही जांच पर विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें अब भी किसी इस जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही जांच कंप्लीट होगी उनके द्वारा दोषी पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर अयाज अहमद की नियुक्ति बिना मंत्री के अनुमोदन के होने का आरोप है। सूर्यधार का नहीं बताया गया कि जो 12 करोड़ सार किस मद में दिए गए। वो जांच का विषय है, जांच चल रही है उसकी और मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा उसके बारे में। उसकी जांच चल रही है, जांच जब आ जाएगी सामने चलेगी जांच, ऐसे जांच अब वो तो जांच करने वाले बताएंगे कब तक चलेगी। जिस तरह से आपने कुछ रिपोर्ट मांगी है ऐसी कुछ कि जल्दी कीजिए जांच इसकी? मैंने तो कह दिया है कि जांच जल्दी होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बैकडोर भर्ती में पैसों का हुआ लेन देन के सनसनीखेज बयान के बाद सूबे में सियासत गर्म हो गई है। उनके इस बयान पर खुद सीएम धामी को आगे आना पड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पहले ही नियुक्तियां रद्द हो गई हैं और ये मामला न्यायालय के अधीन चल रहा है, लिहाजा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत उनके पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन गढ़वाल का शेर कहे जाने वाले इस नेता का क्या हश्र हुआ है, आज वे किसी से छिपा नहीं है। वे जिस पार्टी में है उसी पार्टी में उनको नकारना का काम किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सोमवार को सनसनीखेज बयान दिया था और कहा था कि विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में पैसों का भी लेन देन हुआ है। पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। पहले ही टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप। वह 15 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए सरकार नई विस्थापन नीति लेकर आ रही है। वहीं एनडीएमए की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर निर्णायक बातचीत हुई है। जोशीमठ में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से केंद्र और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां
भूख धसाव के कारणों का पता लगाने और इसके उपचार को लेकर संयुक्त रूप से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तकरीबन सभी तकनीकी एजेंसियों ने रिपोर्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए को सौंप दी है। वहीं एनडीएमए को इन सभी रिपोर्ट का अध्ययन कर जोशीमठ को लेकर आगे की रणनीति को तय करनी है। पिछले 2 बैठकों में एनडीएमए के अधिकारियों ने जोशीमठ में इन्वेस्टिगेशन करने वाली तमाम तकनीकी एजेंसियों के साथ गंभीर चर्चाएं की और लगातार शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। एनडीएमए द्वारा एक निचोड़ पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जोशीमठ शहर के भविष्य को लेकर एक मजबूत रणनीति तैयार की जा सके। उन्होंने एक जांच समिति बनाई है, उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उनको भी जल्दी से देखना पड़ेगा कि क्या उनकी रिपोर्ट आ रही है, क्या हो रहा है। तो उनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी वो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वहीं भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग और बेरोजगार युवाओं को समर्थन देते हुए कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को सचिवालय कूच करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस नेताओं को सचिवालय से पहले ही रोक दिया। बेरोजगार युवाओं के साथ साथ कांग्रेस की भी यही मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच जल्द से जल्द करवाई जाए ताकि परीक्षाओं में हुई धांधली का दूध और पानी का पानी हो सके। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को रिहा किया जाए और उन पर लगे सभी मुकदमों को भी सरकार वापस ले। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संलिप्त दिखाई देते हैं और सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उनको सह दे रही है, उनको संरक्षण दे रही है। हमारा कहना है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए। लगातार हम मांग कर रहे हैं, हमने विधानसभा सत्र में भी इस बात को उठाया, हमारे माननीय विधायकों ने पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध भी किया, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से कतरा रही है। क्यों परहेज है सरकार का? ये सवाल इसलिए है कि क्योंकि वो अपने चहेतों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बचना चाहती है। हम चाहते हैं कि जो नौजवान जो गांधी परेड ग्राउंड में जिनके साथ निहत्थे तरीके से बर्बरतापूर्वक तरीके से हमला होता है, लाठीचार्ज होता है और सरकार खामोश रहती है, सरकार की सह पर होता है या सरकार प्रशासन बेलगाम हो चुका है, तमाम बातें हैं। और उसकी न्यायिक जांच किसकी न्यायिक जांच होगी? जब सरकार कुछ संलिप्त है, तो सरकार किसकी जांच कराना चाहती है? हम चाहते हैं कि उनकी तत्काल रिहाई होनी चाहिए नौजवानों की और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसी को लेकर आज भी हम लगातार पिछले 4 दिनों से यह आंदोलन कर रहे हैं। अगली लड़ाई और हमारी बड़ी होगी, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हर धर्मी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुकदमे वापस नहीं ले रही, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने के लिए वो नहीं है, नकल कराने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, नकल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो हाकम सिंह और जो मुखिया आरोपी है उनके ऊपर एक कानून लागू नहीं होगा। ये कैसी अंधेर नगरी चौपट राज है? कांग्रेस इसीलिए विरोध कर रही है, जब तक सरकार नहीं जागेगी, अपने घमंड को नहीं छोड़ेगी, तब तक कांग्रेस इसी तरीके से संघर्ष करती रहेगी। जब तक बेरोजगार नौजवानों के साथ ये सरकार न्याय नहीं करती, तो न्याय करने के बजाय उनको मुकदमा लगा रही है। क्रिमिनल एक्ट 307 ऐसी धाराएं लगा रही हैं। अरे बेरोजगार नौजवान हैं, क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं पारदर्शी सिस्टम दो हमको जिसमें हम अपनी परीक्षा दे सकें, तुम वो दे नहीं पा रहे हो और मांग रहे हैं तुम लाठी भी भांज रहे हो और उनको जेल भेज रहे हो। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन नौजवानों के साथ खड़े हों जब तक उनका आंदोलन अपने। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, नौजवान साथी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे। सरकार के इशारे पर पुलिस बल ने जिस तरीके से लाठी प्रहार किया, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं था और जो धाराएं उन पर इम्पोज की गई है वो भी उचित नहीं है। और हमारे जो बेरोजगार संगठन के लोग एक ही बात तो कह रहे हैं कि भर्तियों में जो गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सीबीआई जांच करे। तो सरकार सीबीआई जांच रिकमेंड करने से क्यों घबरा रही?
वहीं राजधानी के कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्थल पर बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं का आंदोलन मंगलवार को 5वें दिन भी जारी है। धारा 144 लगी होने और सोमवार को दर्ज हुआ मुकदमा भी युवाओं का भरोसा नहीं जगा पाया है। आपको बता दें कि युवाओं का कहना है कि ये मुकदमे डराने के लिए किए जा रहे हैं। हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, ना ही हमारे द्वारा कोई उपद्रव अथवा नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है, लिहाजा हमारा धरना जारी रहेगा। युवा बॉबी पवार की रिहाई और भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मांगे तो हमारी वही बरकरार रहेगी। और जो इन्होंने धारा 144 लगाई है, तो सर हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई उपद्रवी काम नहीं कर रहे हैं कि हम पे धारा 144 लगाई जाए। ये तो सिर्फ ये डराने का काम है सर, कि ये डर जाएं और ये इनका जो ये धरना कर रहे हैं ये स्थगित कर दें। लेकिन सर हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो ये सत्याग्रह है ये तब तक चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। जो हमारे अध्यक्ष है बेरोजगार संघ के बॉबी पवार भाई, अगर जब तक वो बाहर नहीं आए, उनको बेल नहीं मिली, तो और हमारी जो सीबीआई जांच है, तो तब तक हम डटे रहेंगे। तो हमने कोई काम किया नहीं जिससे हम हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है इन्होंने, सरकार ने। अब हम अपने शांतिपूर्ण से अपना जो भी है हमारा संगठन की ओर से जो चल रहा है धरना, हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब सरकार जो हमारे ऊपर ही मुकदमा लगा रही है, सारा जो कुछ भी हमारा मतलब हमने ही किया, कुछ ऐसा कोई काम तो हमने किया नहीं। देखिए, मुकदमा तो तब लगाया जाता है अगर हम कुछ विपक्ष में काम कर रहे हैं या हम कुछ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हम अपना शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हमें मुकदमे से कोई डर नहीं लगता। सरकार हमको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे आप कुछ भी करो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बाकी हमारी 2 ही मांगे हैं और तो हम कुछ मांग नहीं रहे। तुम सीबीआई जांच कराओ और हमारे बॉबी भाई को रिहा कर दो, उनके साथ जो अरेस्ट हुए हैं उन्हें भी रिहा कर दीजिए। बाकी आप चाहे कोई भी मुकदमा लगाओ, उससे हम नहीं डरेंगे। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। वहीं देहरादून के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर दून पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के मुताबिक बेरोजगार संघ द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद डीएम ने पूरे देहरादून जिले में धारा 144 लागू की थी। इस दौरान बेरोजगार संघ से जुड़े कुछ युवा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएसपी के मुताबिक पुलिस और प्रशासन के कई बार समझाने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन जारी रखा गया है। इस पर सभी युवाओं के खिलाफ कोतवाली नगर में धारा 188 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनपद पुलिस का सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाने में जनपद पुलिस का सहयोग करें। कचहरी में जैसा मैंने आपको कल बताया कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आंदोलनरत हैं उसमें 80% बच्चे यहाँ से निकल गए हैं, 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। इनको भी हमने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अलग अलग संगठनों ने इनको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। और धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर ये बैठे हुए हैं उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं 4 साल पहले 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और उत्तराखंड के भी 2 जवानों ने शहादत दी थी। उसकी आज 4थी बरसी पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह से पुलवामा में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। गणेश जोशी ने कहा कि शहीदों के परिवारों के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मेजर जनरल सम्मी सभरवाल भी मौजूद रहे। के दिन 14 फरवरी 2019 को एक कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर
हमारे, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। उत्तराखंड के भी 2 जवान उसमें थे। आज उन सपूतों को हमने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और हम उनके परिजनों के साथ हैं। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और क्योंकि मेरे पास सैनिक कल्याण मंत्रालय में मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है, इसलिए आज हमने यहाँ पर अपने इंटरेक्टिव में उन नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। कोई भी शहादत हो तो वो दुख देती है और ख़ास तौर पे जब हमारा कोई भी सैनिक जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन अगर भारत माँ की सेवा में अगर किसी ने अपनी शहादत दी हो और उसके बाद अगर देश ज़्यादा सुरक्षित होता है तो फिर एक खुशी भी आती है। मुझे आज अगर दुख है तो खुशी जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक हिस्टोरिक स्टेप लिया था कि जो बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक कराई, जो कि सन 71 की लड़ाई के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम इस तरह से एयर स्ट्राइक कर सके। उससे तो फिलहाल देवभूमि दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।